हेलो बच्चा पार्टी की हालचाल। सब मजा में। देखो यार, तुम्हारा पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड हो चुका है खत्म। आई होप कि तुम लोग उसके क्वेश्चंस लगा ली होगे, और जो भी डाउट आएंगे तो मैंने अपना नंबर तुम्हें दे ही रखा है, तो एक बार फिर से लिख देता हूँ 7667506760। ठीक है, तो इस नंबर पे तुम लोग मुझे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर मुझे ये डाउट है, और फिर पूछ सकते हो तो मैं बता दूँगा। अब आते हैं अपने दूसरे चैप्टर पे, जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस चैप्टर में मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखो सबसे पहले एक रफ ओवरव्यू लेंगे। 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम। 2 किंगडम क्यों फेल हुआ, 3 किंगडम किसने दिया क्यों फेल हुआ, 4 किंगडम किसने दिया क्यों फेल हुआ, और उसके बाद 5 किंगडम अभी तक चला आ रहा है तो वो क्यों चला आ रहा है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, अब चलेंगे 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम हो जाने के बाद चलेंगे उसे क्लासीफाई करने पे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इन तीनों को डिटेल में समझेंगे, और उसके बाद फिर हमारा बचेगा प्लांटी और एनिमलिया। इनका रफ ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि 3rd चैप्टर तुम्हारा प्लांट किंगडम है और 4th चैप्टर तुम्हारा एनिमल किंगडम है। उसके बाद इस चैप्टर में और क्या पढ़ना है, तो वायरस, वायरइड्स और लाइकिन के बारे में, इसके बारे में भी एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि इस चैप्टर में भी तुम्हें कोई दिक्कत आएगी। चलते हैं, स्टार्ट करें। चलो, स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ साइंटिस्ट्स के नाम बताना चाहता हूँ, वो लिख लो। क्या, देखो सबसे पहला हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी कौन थे पता है, बताओ। वो थे हमारे अरिस्टोटल साहब, अरिस्टोटल, जिसको हिंदी में हम लोग अरस्तु भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड थे कौन, तो एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी एंड बॉटनी। इसके फादर कौन थे, इसके फादर थे थियोफ्रेस्टस। अब आते हैं थर्ड, कौन सा, 2 होने के बाद मॉडर्न टैक्सोनॉमी। इसके फादर कौन थे, तो इसके फादर थे कार्ल लिनियस साहब, जिन्होंने 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन भी दिया था। टर्म माइकोलॉजी ये दिया था किसने, ये दिया था हमारे मिसेली साहब ने। ठीक है, उसके बाद इतना करने के बाद अब आते हैं लिनियस साहब के बारे में कुछ जानने के लिए। क्या, तो लिनियस साहब ने किन किन किताब को लिखा था वो बताता हूँ। तो बुक्स ऑफ लिनियस, अच्छा ठीक है, लिनियस साहब ने कौन कौन सा बुक दिया था, तो पहला बुक था उनका जो प्लांट पे आया था, वो था स्पीशीज प्लांटेरम। कुछ बुक्स के बारे में मैंने तुम्हें द लिविंग वर्ल्ड में भी बताया है, बट एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ और सारी चीज़ों को एक जगह पे कंपाइल कर देता हूँ। तो स्पीशीज प्लांटेरम, प्लांटेरम से ही आ रहा है कि ये किसके लिए बुक था, ये था प्लांट के लिए, और ये बुक उन्होंने कब दिया था, ये बुक उन्होंने दिया था 1753 में। उसी तरह सेकेंड बुक जो इनका था वो था कौन सा, तो सिस्टेमा नेचुरे, सिस्टेमा नेचुरे। ये बुक एनिमल्स के लिए था, एनिमल्स के लिए था। ये बुक उन्होंने दिया था उसके 5 साल बाद 1758 में। अच्छा, अब एक बुक मैंने अभी पिछले पेज पे तुम्हें एक इनका नाम लिखा था थियोफ्रेस्टस साहब का, तो इन्होंने भी एक बुक दिया था, वो थियोफ्रेस्टस साहब का बुक, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे ही लिखता हूँ। थियोफ्रेस्टस साहब ने एक बुक दिया था जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये बुक दिया था थियोफ्रेस्टस साहब ने। अब इनके बुक में क्या क्या था वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। इनके बुक में
क्या क्या था वो मैं तुम्हें बताता हूँ इस हिस्टोरिया प्लांटेरम में। इसमें सबसे पहला जो था वो तुम्हारा था काउजेस ऑफ प्लांट्स, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। उन्होंने ही फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम दिया था। तो थियोफ्रेस्टस गेव फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उन्होंने क्या किया था, तो इसे 4 भाग में थियोफ्रेस्टस classified plant kingdom into 4 groups on the basis of habitat। उन्होंने 4 भाग में इसे बांटा था। किस बेसिस पे, तो हैबिटेट के बेसिस पे। अच्छा, लिनियस साहब ने एक और बुक दिया था, बुक्स ऑफ लिनियस चेचा। इसमें एक और बुक था, वो था कौन सा, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ तो जगह है नहीं। चलो यहीं लिख देता हूँ, फिलोसोफिया बोटेनिका। इससे ज़्यादा तुम्हें साइंटिस्ट के बारे में, बोटेनिका, इससे ज़्यादा तुम्हें साइंटिस्ट के बारे में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं इस चैप्टर पे। क्या सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, डाउन का मीन्स होता है स्टार्टिंग। सिंस द स्टार्टिंग ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। सबको कौतूहल था स्टार्टिंग में कि कहाँ किसे किस बेसिस पे, किस कैटेगरी में रखूँ। ठीक है, it was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of need to use organisms for on use। ये पिछले चैप्टर में मैंने डिस्कस कर दिया है कि जिस तरह से हमें ज़रूरत पड़ती गई, यानी कि इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के बेसिस पे। ठीक है, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के बेसिस पे हमने उसे पहले कैटेगराइज किया फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। अब आ जाओ, अरिस्टोटल was the earliest to attempt a more scientific basis for classification। अरिस्टोटल के बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया कि फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी अगर बोला जाता है तो वो अरिस्टोटल साहब को ही बोला जाता है। He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs। उन्होंने मॉर्फोलॉजी यूज़ किया, मीन्स सबसे पहले उन्होंने हाइट देखी। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, फीट में है, तो उसे उसने प्लांट कह दिया। अगर उससे छोटा है तो 1-1.5 फीट का है, वो मीटर में हो गया, प्लांट मीटर्स में हो गया। अगर 1-1.5 फीट, 2 फीट, 3 फीट तक का है, फिर उसे उन्होंने श्रब्स का नाम दे दिया। और अगर सबसे छोटा है तो उसे उन्होंने किसका नाम दिया, उसे उन्होंने नाम दिया हर्ब्स का। He also divided animals into 2 groups, those which has red blood and those that did not। रेड ब्लड को हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं और वो नाम है इनेमा। क्या नाम है, इनेमा। रेड ब्लड को हम लोग इनेमा बुलाते हैं। तो उन्होंने इसे 2 कैटेगरी में, मीन्स किसका रेड ब्लड है, किसका रेड ब्लड नहीं है, सिर्फ इस बेसिस पे उन्होंने उसे कैटेगराइज कर दिया। ये हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। इन लिनियस टाइम और 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ Plantae and Animalia kingdoms was developed that included all plants and animals respectively। उसने दो किंगडम बनाया, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। प्लांटी में उसने जो भी प्लांट दिखा उसे डाल दिया, एनिमेलिया में बाकी सारे को एनिमेलिया में उसने ठूस दिया। किसने, लिनियस चेचा ने। दिस सिस्टम वाज यूज्ड टिल वेरी रिसेंटली। अब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था क्योंकि नोमेनक्लेचर बहुत सही से हो जा रहा था, तो इसे हमने हाल फिलहाल तक यूज़ करा। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अब समझ आया क्या, कि देखो उसने कैटेगराइज तो कर दिया, मीन्स प्लांट और एनिमल में। ठीक है,
बट उसने उसके आगे उसने बताया ही नहीं। अब यार सब एनिमल में सारे एक ही ग्रुप में थोड़ी आ पाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस है, तो बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, सबको एक कैटेगरी में कैसे रख सकते हो आप? नहीं रख सकते ना। बट उन्होंने क्या करा उस टाइम में यार, ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन तो था नहीं, तो जितना बंदे से हो पाया उसने अपना बेच दिया और उसने दो कैटेगरी बनाई, प्लांटी और एनिमलिया। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ये भी उसने नहीं बताया। अब जाहिर सी बात है, मोनेरा प्रोटिस्टा उस बता ही नहीं पाया बेचारा, तो कहाँ से बता पाएगा? सबको तो एक में ठूस रखा था। ऑर्गेनिम्स एंड फोटोसिंथेटिक जो कि है तुम्हारा ग्रीन अलगी, ये अलगी चैप्टर प्लांट किंगडम में देखेंगे, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि तुम्हारा फंजाई। अब जो फोटोसिंथेटिक है और जो नॉन फोटोसिंथेटिक है उसे तुम एक ग्रुप में कैसे रख सकते हो? नहीं रख सकते ना। बट बंदे की मजबूरी थी, मॉडर्नाइजेशन नहीं था, उसके पास सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे, जितनी समझ में आए उसने अपना बेच दिया और अपना बेच करा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ यार, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था, जो एक जगह पे खड़ा है, स्टेबल है, प्लांट अब मूव तो कर नहीं सकते, तो बहुत सारा कुछ देख के उसने प्लांट और एनिमल में क्लासीफाई कर दिया, क्योंकि वो बहुत ईजी था। इन स्पाइट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। सही बात है, अभी आगे देखते हैं। हेंस द टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब होता है नॉट कंप्लीट, यानी इनकम्प्लीट, ठीक है। A need was also felt for including besides gross morphology, जो बस बाहर से देख के और उसे कैटेगराइज कर रहे थे, अदर कैरेक्टर्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एट्सेट्रा। ये लाइन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन 3-4 बार आ चुके हैं। क्या करा, बस मॉर्फोलॉजी देख ली, बट सिर्फ मॉर्फोलॉजी से कैटेगराइज करना और एनाटॉमी, अब जैसे सेल है, ठीक है, प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल में सेल वॉल होता ही नहीं है, इन सब क्राइटेरिया को डिसाइड किया ही नहीं गया था। बट बाद में जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को अच्छे से यूज़ किया जाने लगा, तो उसके बाद इन चीज़ों को कैटेगराइज करना बहुत ईजी हो गया। एनाटॉमी मतलब अंदर घुस के इंटरनल स्ट्रक्चर को जाना, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना और उसके बेसिस पे कैटेगराइज करना। क्या क्या था? पहला सेल स्ट्रक्चर, दूसरा नेचर ऑफ वॉल, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, हैबिटेट कहाँ रहते हैं, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है, वेजिटेटिव है, किस टाइप का है, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मीन्स पिछले वाले से उसका कोई कैटेगरी मैच करता है या नहीं करता है। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेज ओवर टाइम। धीरे धीरे उसमें चेंज होता चला गया। उसके बाद 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स। सारा कुछ तो देख लिया, लेकिन जो देखा गया था कि प्लांट और एनिमल को, एक को प्लांट कैटेगरी में डाल दिया, एक को एनिमल के कैटेगरी में डाल दिया, वो तो चेंज नहीं हो सकता ना भाई साहब, क्योंकि प्लांट कभी भी होगा, कितना भी कुछ हो जाएगा तो प्लांट तो स्टैटिक होगा ना, उसमें मूवमेंट तो नहीं होगी ना, वो एक जगह पे खड़ा रहेगा ना, तो ये कैटेगरी तो चेंज हो ही नहीं सकता। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिम्स बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। बाकी सारे चीज चेंज हो रहे थे, एनिमल किंगडम में बहुत सारा चेंज आ रहा था, प्लांट किंगडम में बहुत सारा चेंज आ रहा था, बहुत सारे को इधर से उधर रखा जा रहा था, बट जो मेन क्राइटेरिया था प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इसे किसी भी बेसिस पे कितना भी कर लिया गया, इसे चेंज नहीं किया जा सकता था। The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over time. अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने उनकी समझ के अकॉर्डिंग और बेहतर किया, 2 किंगडम से ज़्यादा अच्छा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन करा। 3 किंगडम सिस्टम ये दिए थे कौन? हेकल सर। इन्होंने प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया ये बताया। फिर उसके बाद आए 4 किंगडम देने वाले सिस्टम। ये किन्होंने दिया था? ये दिया था हमारे कोपलैंड चचा, तो उन्होंने इसे और ऊपर उठाया और फाइनली बात आके खत्म होती है। जो बहुत ज़्यादा सही था वो था 5 किंगडम सिस्टम, जिसे दिया था किन्होंने? R.H. विटेकर ने। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आते हैं नेक्स्ट पेज। हाँ,
तो अब आए थे इससे पहले, ये देख लो, फिर आते हैं प्रीवियस पेज पे। क्या R.H. Whittaker in 1969 proposed a 5 kingdom classification। कितना? 5 किंगडम। कौन कौन सा? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसे ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि इधर स्पेस चाहिए होगा मेरे को। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इनके इन 5 कैटेगरी में इसे कैटेगराइज करने का जो बेसिस था, वो बेसिस क्या क्या था? तो वो बेसिस था सेल टाइप, बेसिस सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस 5 बेसिस पे उन्होंने 5 कैटेगरी में इन सारों को डिवाइड करा। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वेयर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये लिखा भी है, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम वाज सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सेल स्ट्रक्चर तो हमें पता ही है, क्या क्या उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जैसे प्लास्टिड है नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं है, इस बेसिस पे। दूसरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन, उसका बॉडी, होल बॉडी किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में है, इस बेसिस पे, थैलस के बेसिस पे। थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक है, हेट्रोट्रॉफिक है, सेप्रोफाइटिक है, कौन सा है, इस बेसिस पे। चौथा, रिप्रोडक्टिव, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कौन सा रिप्रोडक्शन है। और पांचवा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कि मोनेरा के बाद आया तो कौन आया और क्यों आया, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा अगर आया तो क्यों आया, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई आया तो क्यों आया। इन सारे को बेसिस बना के उन्होंने सारा काम करा। टेबल 2.1 गिव्स अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ द 5 किंगडम्स। अब देखते हैं वो टेबल क्या कहना चाहता है। आ जाओ प्रीवियस पेज पे। देखो सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला सेल टाइप है। सेल टाइप में सबसे पहले 5 किंगडम, ये मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया और एनिमेलिया हो गया, ठीक है। दूसरा, अब आते हैं सेल टाइप पे। प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक, जो सबसे प्रिमिटिव थे, और उसके बाद यूकैरियोटिक। तो सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक था, सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक था, रेस्ट जितने थे वो सारे यूकैरियोट्स थे। सिर्फ मोनेरा प्रिमिटिव था, बाकी जो भी थे वो सारे मॉडर्न थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सेल वॉल पे। तो सेल वॉल मोनेरा का कैसा था, वो था नॉन सेलुलर, यानी कि पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड का बना हुआ। मेनली इसमें जो दो हैं वो है नाग और दूसरा है नाम, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया सेल वॉल मोनेरा का। अब देखो प्रोटिस्टा, तो कुछ प्रोटिस्ट में सेल वॉल होंगे और कुछ प्रोटिस्ट में सेल वॉल नहीं होंगे। अभी जब उनका कैटेगरी पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, अब आते हैं फंजाई पे। फंजाई में सेल वॉल है बट वो सेलुलोज का नहीं बना है। सेलुलोजिक सेल वॉल इज द फेनोमेना ऑफ प्लांट। प्लांट में सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है। तो अब फंजाई में अगर सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं है तो कौन सा सेल वॉल है, तो फंजाई में जो सेल वॉल है वो बना हुआ है काइटिन का। किसका? काइटिन का। उसके बाद फिर है प्लांटी। तो प्लांटी में तुम्हारा अभी मैंने बता दिया कौन सा सेल वॉल होगा, वो सेलुलोजिक होगा। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का मेनली बना होता है प्लांट का सेल वॉल, और ह्यूमन में सेल वॉल एब्सेंट है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले जाने कि आखिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता क्या है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है।
नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो है सेल के, और न्यूक्लियस किसका इंटाइटी है, तो वो सेल का इंटाइटी है। तो डबल लेयर मेम्ब्रेन जो कि सेल के न्यूक्लियस को विच इनक्लोजेस सेल्स न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या करता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है जो कि सेल के न्यूक्लियस को बाकी तुम्हारे साइटोप्लाज्म से जो सेल का कंटेंट है, बाहरी कंटेंट है, सॉरी अंदर का कंटेंट है, उससे वो तुम्हें अलग करता है, ठीक है। ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब आ जाते हैं उस बेसिस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं है। तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, रेस्ट बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तुम्हें और किसी में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन तुम्हें दिक्कत यहाँ आएगी कि एनिमेलिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। सेल वॉल नहीं है एनिमल किंगडम में, सेल वॉल इज अब्सेंट बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ओके, कोई दिक्कत? चलो अच्छा, अब आते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो देखो यार, सीधी सी बात है कि मोनेरा जो था वो सबसे प्रिमिटिव है, ठीक है। तो उसमें सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, मींस ओनली सेल एग्रीगेट्स आर प्रेजेंट इनसाइड इट। ओके, दूसरा हमारा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी बाकी सब कुछ तो डेवलप हुआ, बट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका भी सेलुलर ही रहा, यानी यूनिसेलुलर, ठीक है। ओके, अब आते हैं फंजाई पे। तो फंजाई में थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हुआ, यूनिसेलुलर से वो मल्टी सेलुलर तो बन गए। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलुलर थे, बट फंजाई में मल्टी सेलुलर एग्रीगेट्स आए, मीन्स सेल के बहुत सारे एग्रीगेट्स आए, बट वो वहाँ पे इकट्ठा तो हुए लेकिन वो लूज टिश्यू के फॉर्म में इकट्ठे हुए, ठीक है। यानी कि इसमें भी टिश्यू प्रॉपर लेवल पे नहीं डेवलप हुआ था। किसकी बात कर रहा हूँ? फंजाई की बात कर रहा हूँ। ओके, अब आते हैं चौथा जो कि है हमारा क्या, तो वो है प्लांटी। और प्लांटी और एनिमेलिया, इन दोनों में टिश्यू भी आ गया था, और जब ढेर सारे टिश्यू एकम्प्लिस होते हैं तो उनसे बनता है ऑर्गेन, तो इन दोनों में ऑर्गेन भी बना था। और चूंकि तुम्हें पता है एनिमल मोस्ट एडवांस है, तो उनमें इन सारे ऑर्गेन से मिलके एक ऑर्गेन सिस्टम का भी डेवलपमेंट हो गया था। पक्का? चलो अब आते हैं किस पे, तो अब आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। मीन्स सारा कुछ तो ठीक है भैया, सब कुछ कर लिया, खाना कैसे लोगे, खाना कैसे खाओगे? तो सबसे पहले देखते हैं मोनेरा को। मोनेरा ऑटोट्रॉफिक भी थे और हेट्रोट्रॉफिक भी थे, यानी कि या तो वो खुद से भी खाना बना सकते थे, नहीं तो वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते थे अपने खाने के लिए। अच्छा, अगर वो खुद से खाना बना सकते थे तो खाना बनाने का भी दो टाइप होता है, या तो तुम सनलाइट लेके उससे खाना बना लो, या फिर तुम केमिकल्स से खाना बना लो। तो इनमें वो दोनों टाइप मौजूद था। वो सनलाइट को भी यूज करके बना लेते थे, यानी ऑब्लिगेट फोटोसिंथेटिक, सनलाइट मिलेगा तो ही खाना बनाएंगे, ठीक है। या नहीं तो कुछ ऐसे भी थे जिन्हें अगर सनलाइट, अब मान लो कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज हैं जो कि एकदम डीप में रहते हैं, वो 100 डिग्री पे रहते हैं, वो थर्मल वेंट्स में रहते हैं, तो वो खाना कैसे बना सकते हैं? उन्हें तो सनलाइट मिल नहीं रहा ना। मान लो ओशियन में जो सैकड़ों फीट नीचे हैं, उनके पास सनलाइट पेनिट्रेट होकर जा ही नहीं पा रहा है, और अगर उन्हें सनलाइट मिल नहीं रहा है तो फिर वो सनलाइट को यूज करके तो खाना बना नहीं सकते। तो लेकिन भोजन तो चाहिए भाई, खाना तो सबको चाहिए। तो अगर उन्हें सनलाइट नहीं मिल रहा है तो उन्होंने एक दूसरा टेक्निक बनाया कि चलो यार सनलाइट नहीं मिला तो अब हम लोग केमिकल से ही खाना बना लेते हैं। और अगर वो केमिकल्स इनऑर्गेनिक सब्सटीट्यूएंट्स को यूज करके उनसे खाना बनाने लगे, जैसे कि मान लो कोई मछली मर गई, पानी है, पानी में ओशियन में कोई मछली मर गई, तो वहाँ पे बैक्टीरिया तो पैदा होंगे, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिम्स तो पैदा होंगे, और उन्होंने अब लेकिन सनलाइट तो मिल नहीं रही, तो वो अब अगर मान लो उन्हें किसी मछली को मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो उसकी बॉडी तो डिग्रेड करेगी, तो उसकी बॉडी किस में टूटेगी? इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स में टूटेगी, और उन इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स को यूज़ करके वो बैक्टीरिया अपने लिए खाना बना लेंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं कि वो खाना तो वो खुद से बना रहे हैं, इसीलिए ऑटोट्रॉफ तो हैं, बट इसे हम लोग कहते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मीन्स केमिकल्स, इनऑर्गेनिक सब्सटीट्यूएंट्स को यूज करके अपने लिए खाना बनाना, ठीक है। चलो, एंड हेट्रोट्रॉफिक। अच्छा, अब अगर वो हेट्रोट्रॉफिक होंगे तो हेट्रोट्रॉफिक होने का मतलब क्या है? खुद से तो खाना बना नहीं रहे, उन्हें दूसरे से चाहिए। तो अब जो वो डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर्स थे
डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से अगर वो खाना बना रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे सेप्रोफाइटिक। ठीक है, देखो दो वर्ड में इंसान बहुत कंफ्यूज होता है। क्या क्या, एक होता है सेप्रोफाइट, दूसरा होता है पैरासाइट। पैरासाइट कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना प्राप्त करता है। वो उसके जैसे अभी वी आर पैरासाइट्स ऑन आवर पेरेंट्स, तुम अभी पैरासाइट हो अपने पेरेंट्स पे, यानी कि तुम अपने पेरेंट्स से, पेरेंट्स के पैसे पे खाना खा रहे हो, पेरेंट्स के पैसे को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो तुम और पेरेंट्स लिविंग है, तो पैरासाइट्स आर टेकिंग फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं तुम्हें सेप्रोफाइट बोलूं तो सेप्रोफाइट्स आर टेकिंग देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत नहीं है। तो वो या तो सेप्रोफाइट होंगे या फिर पैरासाइट होंगे, दोनों कंडीशन में वो। अब अगर वो जिंदा मछली या कोई भी दूसरे और भी बहुत सारे पाए जाते हैं पानी के अंदर के, क्रैब हो गया, लिमुलस हो गया, तो ये सारे से भी वो खाना प्राप्त करते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा मोनेरा के बारे में काम खत्म। अब आते हैं किसके बारे में, तो प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा भी खाना दोनों तरह से बना सकते हैं, या तो ऑटोट्रॉफिक या फिर हेट्रोट्रॉफिक, बट हेट्रोट्रॉफिक इनमें बहुत कम ही पाए जाते हैं, इसीलिए सम आर हेट्रोट्रॉफिक बट मोस्टली आर ऑटोट्रॉप्स। कोई दिक्कत। थर्ड आते हैं फंजाई पे। फंजाई कभी भी खुद से खाना नहीं बनाएगा भाई, वो हमेशा खाना प्राप्त करेगा दूसरे से ही। तो ऑल फंजाई, मैं अगर तुम्हें दो स्टेटमेंट बोलूं कि मोस्ट ऑफ द फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक एंड ऑल फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक, तो मोस्ट ऑफ द फंजाई इज द रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज ऑल फंजाई टेक फूड फ्रॉम अदर एंड दे आर ऑब्लिगेट हेट्रोट्रॉप्स। वो खुद से खाना कभी भी नहीं बना सकते। ठीक है, बट अब यहां पे भी वही बात आ गई, अगर वो हेट्रोट्रॉफिक है, अगर फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है तो वो या तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेगा या फिर लिविंग से लेगा। अगर वो डेड से ले रहा है तो उसे हम क्या बुलाएंगे, उसे हम सेप्रोफाइट्स बुलाएंगे, और अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहा है तो उसे हम क्या बुलाएंगे, उसे हम पैरासाइट्स बुलाएंगे। ठीक, ओके, ये तो हो गया तुम्हारा फंजाई के बारे में। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि सेप्रोफाइट जो है वो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड अपने आप को लेता है। ठीक है, ओके, और इसका एक चीज़ याद रखना कि इसका जो न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ मैं मेनली बात कर रहा हूँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, तो अगर वो डिकेड से ले रहा है तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब आते हैं हेट्रोट्रॉफिक पे, सॉरी एनिमेलिया पे। तो एनिमेलिया आर हेट्रोट्रॉप्स, ये भी खुद से खाना नहीं बनाता है, ये हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। ठीक है, लेकिन अब आते हैं इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, जो कि है या तो होलोजोइक होगा, यानी होलोजोइक का मीन्स मतलब होता है कि फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन, पहले वो निगलेंगे और उसके बाद उसे डाइजेस्ट करेंगे, इसे कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। या तो फिर सेप्रोफाइटिक होगा, और अगर सेप्रोफाइटिक होगा तो फिर वही एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मक्खन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं किनमें, तो या तो तुम्हारा हेट्रोट्रॉप में, सॉरी हेट्रोट्रॉप बोल रहा हूँ, सेप्रोफाइट के पैरासाइट, सेप्रोफाइट में और पैरासाइट्स में। ठीक है, तो सेप्रोफाइट कभी भी डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड कंज्यूम करना होता है, और पैरासाइट हमेशा लिविंग ऑर्गेन से फूड कंज्यूम करना कहलाता है। चलो आगे देखते हैं। एनर्जी कैसा है बॉस? Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influenced the classification system. Earlier classification systems included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and angiosperm under plants. क्यों इन सारे को हमने प्लांट में क्यों डाल दिया? वो इसलिए डाल दिया क्योंकि इनमें हमें सेल वॉल दिखा। सबसे पहले हमने सेल वॉल देखा, इन सब में हमें सेल वॉल दिखा, तो हमने इन सारे को उठा के किस में डाल दिया? सेल वॉल वाले में डाल दिया, मीन्स एक कैटेगरी में डाल दिया। बट तुम खुद सोचो, अब अगर हम लोग आगे और कैटेगराइज करेंगे तो फंजाई हमारा क्या था? हेट्रोट्रॉपिक था। प्लांटी हमारा क्या था? ऑटोट्रॉफिक था। तो इस बेसिस पे कि दोनों के पास सेल वॉल है, हम अगर उसे एक जगह रख देंगे तो बहुत नाइंसाफी होगी यार।
हम अच्छे से क्लासीफाई ही नहीं कर पाएंगे। बट और मेनली हमारा पर्पस क्या था, हमारा पर्पस ही तो था क्लासीफाई करना, हमारा पर्पस ही था इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी करना, है ना। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वॉज दैट ऑल द ऑर्गेनिम्स इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल्स, अभी बताया। दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैटेगरीज, एक कैटेगरी में वो मिल गया बट बाकी सारी कैटेगरी में वो मिलना फेल हो गया, तो इस बेसिस पे हम उसे अगर एक साथ रख दे तो वो बहुत बड़ा नाइंसाफी होगा। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, हाँ देखो, एंड द ब्लू ग्रीन अलगी विद अदर ग्रुप्स विच वेयर यूकैरियोट्स। अभी हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट भी देखा। मोनेरा हमारा प्रोकैरियोट था, लेकिन रेस्ट जो है वो हमारा, मोनेरा में बैक्टीरिया आता है, रेस्ट जो है हमारा क्या था, वो यूकैरियोट्स था। बट चूंकि दोनों में सेल वाल था, इस बेसिस पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अगर एक जगह रख दे तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी। इट also grouped together the unicellular organisms and the multicellular ones। सब लीनियस चेचा का खेल है, किसका, सब लीनियस। स्टार्टिंग में लीनियस चेचा बस एक ही चीज देख लिया, उसके बेसिस पे कैटेगराइज कर दिया, आगे कुछ देखा ही नहीं, इसीलिए वो सारे एक जगह आ गए। तो सब ये सारा कुछ लीनियस चेचा का ही किया धरा था। वो मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, इन ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ इन सबको डिसाइड ही नहीं कर पाया बेचारा, और फिर भी उसने सबको डाल दिया। तो अब डाला तो आगे तो प्रॉब्लम्स आनी ही है जब हायर स्टडीज होंगी तो। Say for example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae। algae में दोनों को डाल दिया। The classification did not differentiate। अब algae में भी जब हमने फ्यूचर पढ़ा तो algae भी क्या हुआ, algae भी 3 टाइप का हो गया। कौन कौन सा, ग्रीन algae, ब्लू algae और रेड algae, ठीक है। तो अब इन तीनों में तो उन्होंने कैटेगराइज करा नहीं था, बट आगे हमें पता चल गया कि algae का भी और सारा टाइप्स है, तो दिक्कतें तो आनी स्टार्ट हो चुकी थी अब। The classification did not differentiate between the heterotrophic group, कौन सा, fungi, and the autotrophic green plants, though they also showed a characteristic difference in their cell wall composition। क्या हुआ, तुमने सेल वाल तो देख लिया भाई, सेल वाल देख के तुमने ये तो डाल दिया, बट आखिर ये भी तो देखो कि सेल वाल दोनों का सेम है या नहीं है। प्लांट का सेल वाल सेलुलोज का बना हुआ है, फंजाई का सेल वाल काइटिन का बना हुआ है, बट हमने बस ये देख लिया कि दोनों में सेल वाल है, ये तो देखा ही नहीं कि सेल वाल है किस टाइप का, और फिर भी हमने उसे एक कैटेगरी में डाल दिया। तुम्हें पता होने के बावजूद तुमने उसे एक कैटेगरी में डाल दिया, बस ये देख के कि इनमें सेल वाल प्रेजेंट है। खैर कोई बात नहीं, आगे विटेकर साहब है, उन्होंने बहुत सारा कुछ सही किया, देखते हैं। द फंजाई हैड काइटिन इन देयर वॉल्स व्हाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड अ सेलुलोजिक सेल वाल, ठीक है। व्हेन सच characters were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi। ये 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया था, ये दिया था कि इन्होंने कोपलैंड चचा ने। all prokaryote organisms were grouped together under kingdom monera and the unicellular eukaryotes organisms were placed in kingdom protista। अब सारे किंगडम्स अलग अलग आते जा रहे हैं। मोनेरा आया जिसमें हमने प्रोकैरियोट्स को डाल दिया, प्रोटिस्टा आया जिसमें हमने यूसेलुलर यूकैरियोट्स को डाल दिया, वो भी यूनिसेलुलर ही थे, बट दे वेयर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स एंड दिस इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब आगे मल्टी सेलुलर आए तो उसे हमने फंजाई में डाल दिया और आगे प्लांटी एनिमेलिया में डाल दिया, है ना। किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर। अच्छा, किंगडम प्रोटिस्टा जानने से पहले मोनेरा का कुछ कैरेक्टर देख लो, ठीक है, उसके बाद फिर इसके बारे में जानते हैं। आगे मोनेरा पढ़ेंगे तो ही सही, बट फिर भी देख लेते हैं। क्या सम कैरेक्टर्स ऑफ मोनेरा। सबसे पहला ये है कि वो कॉस्मोपॉलिटियन होता है, मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट है। चाहे तुम डीप सी थर्मल वेंट का बात कर लो, चाहे तुम किसी भी -100 डिग्री आइस रॉक्स की बात कर लो, वो हर जगह प्रेजेंट है। दूसरा, इसमें न्यूक्लियस तुम्हारा अब्सेंट है, बट न्यूक्लियस तो अब्सेंट है, बट न्यूक्लियस टाइप स्ट्रक्चर जिसे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट, ठीक है। और इसी न्यूक्लियोइड में तुम्हारा डीएनए इज सस्पेंडेड,
ओके, अब देखते हैं थर्ड क्या, इसका सेल वॉल। तो सेल वॉल रिजिड होता है, मीन्स टफ लेयर होता है। यार सीधा सोचो ना, अगर सेल वॉल ही इसका हल्का फुल्का होगा, ऐसी तैसी कराने वाला होगा, तो वो -100 डिग्री +200 डिग्री इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर पे सस्टेन कैसे कर पाएगा? नहीं कर सकता ना। बट वहीं इसमें एक ऐसा भी एग्जाम्पल है जो है तुम्हारा माइकोप्लाज्मा। इस भाई साहब में सेल वॉल ही नहीं होता, इस भाई साहब में सेल वॉल ही नहीं होता, पक्का। चलो उसके बाद आते हैं चौथा, क्या कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट है, लेकिन बट मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स लाइक राइबोसोम प्रेजेंट। बट राइबोसोम तुम्हारा प्रेजेंट तो होगा, लेकिन वो कैसा होगा, तो चूंकि ये प्रिमिटिव है तो इसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आओ पिछले पेज पे मोनेरा के बारे में अब पढ़ लिया था, अब आते हैं प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर किसको किसको, क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला, जिसको कि पहले हमने एल्गी में डाल दिया था, एंड क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन algae विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल। किस बेसिस पे, तो वही सेल वॉल के बेसिस पे, विथ पैरामीशियम एंड अमीबा, जो कि तुम्हारा किस में था, एनिमल किंगडम में था, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट था। और बस हमने सेल वॉल को कैटेगरी दिया था, तो सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांट किंगडम में, सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमल किंगडम में। सिर्फ इस बेसिस को बेस बना के हमने कैटेगराइज करा था। तो बाद में जब हमें पता चला तो हमने उन्हें अलग अलग कर दिया और उसे प्रोटिस्टा में डाल दिया। It has put together organisms which in earlier classifications were placed to different kingdoms. जैसे ही जानकारी आई, हेकल चेचा ने थोड़ा सा जानकारी जुटाया, और जैसे ही उन्होंने जानकारी जुटाई तो जो जो कैटेगरी में मैच नहीं कर रहे थे और कैटेगरी को देखने के बाद उन्हें उसने निकाल के और फिर डाल दिया। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड। सिर्फ एक क्राइटेरिया सेल वॉल को नहीं देखा गया। दिस काइंड ऑफ चेंजेज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। सही बात है ना भाई, अभी तक हमें जितना जानकारी मिला उस बेसिस पे हमने उसे कैटेगराइज करा। अब अगर हम और अंदर घुस सकते हैं, उसकी फिजियोलॉजी को, उसकी एनाटॉमी को और अच्छे से समझ सकते हैं, तो अगर हमारी समझ और डेवलप होती जाएगी तो हो सकता है आज जो दूसरे ग्रुप में है वो कल दूसरे ग्रुप में पहुंच जाए। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? जब पहले हुआ है तो अभी भी हो सकता है। क्या over time an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities। अभी तक पहले हमने सबसे पहले मॉर्फोलॉजी को बेस बनाया था, बाद में हमारी समझ और डेवलप हुई तो हमने फिजियोलॉजी भी देखी, हमने उसकी रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज किस टाइप से रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल है, वेजिटेटिव है, इसे भी देखा, उस बेसिस पे भी कैटेगराइज करा। और जब हम और थोड़े मॉडर्नाइज हो गए तो फिर हमने फाइलोजेनी भी देखना स्टार्ट करा, मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखना स्टार्ट करा कि कौन किसके बाद इवॉल्व होके आया है और कैसे आया है। पक्का? चलो, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। किसको बेस बनाएंगे? विटेकर चेचा को बेस बनाएंगे, क्योंकि अभी तक सबसे सही वही चल रहा है। द किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया, इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, इसीलिए इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। तो कॉमनली रेफर टू एज प्लांट एंड एनिमल किंगडम विल बी डील्ड विद सेपरेटली इन चैप्टर 3 and 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज मैंने तुम्हें जो जो चीज़ें बताई, इस चीज़ को अगर तुम अच्छे से समझ जाते हो तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई पढ़ने में तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी गुरु। तो पहले यहाँ तक पढ़ो, समझो, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में मोनेरा करेंगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटिस्टा करेंगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर में फंजाई करेंगे, और फिर फाइनली इस चैप्टर का द एंड। मीन्स कुल मिला के इस चैप्टर में 4 लेक्चर चाहिए, है ना, और उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो है ही सही। चलो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।